Hello friends, I am Dr. Ashish Khantal working at SR College of Professional Studies SRGI Ambabai Jhansi in the capacity of Principal, Professor and IQAC Coordinator। जैसा कि हम सभी जानते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को नेक का एक्रेडिटेशन कराना मैंडेटरी हो गया है, तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आसान तरीके से नेक एक्रेडिटेशन की प्रोसेस को बताने वाला हूं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम नेक की एक्रेडिटेशन प्रोसेस में जाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सब के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि हम लोगों के पास सर्कुलर आते रहते हैं कॉलेजेस में कि यदि आपके कॉलेज का नेक का एक्रेडिटेशन नहीं है तो स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी, या आप नए कोर्स अपने कॉलेज में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या यूजीसी से जो ग्रांट फंड है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, एक्चुअली हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे कॉलेज में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को असेंबल करना, इकट्ठा करना और डेटा तैयार करना, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क। यदि हम नेक के लिए पहले से प्रिपेयर होके जाएंगे तो नेक एक्रेडिटेशन कराना एक बहुत छोटी सी बात है। इट इज़ नॉट अ बिग टास्क, लेकिन इसका जो प्रोसेस देखते हुए लोगों को बड़ी उलझन होती है कि हम कैसे एक्रेडिटेशन कराएंगे। नेक्स्ट, नेक गवर्नमेंट ऐसा चाहती क्यों है कि नेक का एक्रेडिटेशन होना चाहिए? तो हर इंस्टीट्यूट में जो भी एकेडमिक फैसिलिटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, या हम कोर्सेज को कैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज बना सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट चाहती कि कॉलेज अपने आप को प्रमोट करें, एवेल्यूएट करें और उसके लिए इनिशिएटिव लें जिससे चीज़ें बेटर हो सकें। तो ये हमारे नेक का विज़न है, ये मिशन है और ये नेक की वैल्यूज़ है। नेक्स्ट, अब हम आपको बताते हैं कि जनरली ऑल ओवर इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 35,539 कॉलेजेस हैं, जिसमें से ओनली 7,454 कॉलेजेस ही नेक से एक्रीडेटेड हैं, जो कि लगभग 20% का रेशियो है। और यदि हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये रेशियो और भी कम हो जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना चाहिए कॉलेज के एक्रेडिटेशन कराने के लिए। नेक्स्ट, तो मैं इधर आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको एक एक स्टेप समझाएंगे कि किस तरीके से हम नेक का एक्रेडिटेशन करा सकते हैं। आप लोग दिमाग में अपने मन में ये चीज़ रख लीजिए कि नेक का एक्रेडिटेशन कराना कोई कठिन काम नहीं है। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आप कोशिश करिए, पहले से प्रिपरेशन करिए, आप अपने कॉलेज का नेक का एक्रेडिटेशन करा लेंगे। तो नेक के एक्रेडिटेशन कराने के लिए बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका IIQA, सेकंड होता है SSR, थर्ड स्टेप होता है आपका DVV प्रोसेस और फोर्थ स्टेप होता है पीयर टीम विजिट। तो ये सारे स्टेप आपको सीरियल बाय सीरियल कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आप नेक एक्रेडिटेशन की प्रोसेस में पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमने आपसे फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया है IIQA। तो IIQA होता क्या है? IIQA का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेक एक्रेडिटेशन। यदि आप नेक एक्रेडिटेशन की प्रोसेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पहला स्टेप क्वालिफाई करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई करने के बाद ही आप सेकंड स्टेप जो हमारा है SSR, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तक पहुंचेंगे। जैसे ही आप सेल्फ स्टडी रिपोर्ट कंप्लीट करते हैं, थर्ड स्टेप है आपका डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। मतलब जो आपने सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में अपना डेटा अवेलेबल कराया है नेक को, उसे नेक वैलिडेट करेगा और वेरीफाई करेगा। तो ये प्रोसेस का सामने स्लाइड दी हुई है। इसमें मेन चीज होती है, हम लोग को एक डाउट होता है HEI। जब आप नेक के एक्रेडिटेशन की प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो बार बार आएगा HEI। तो HEI का मतलब होता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का मतलब है जो कॉलेज नेक की प्रोसेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा कॉलेज है SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो हमारा HEI क्या हुआ? SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। दूसरी चीज, नेक की प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करने के पहले एक चीज हमें और याद रखनी है कि आपके कॉलेज का S कोड होना मैंडेटरी है।
एस का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसे हम हर साल रिन्यू कराना होता है और उसका रिन्यूअल मैंडेटरी है, तभी आप नेक की प्रोसेस में आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके कॉलेजेस के 2 बैचेस पास आउट होने चाहिए। यदि आपके कॉलेज के 2 बैचेस पास आउट नहीं है तो आप नेक की प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने HEI रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। HEI रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि हम नेक का एक्रेडिटेशन कराना चाहते हैं, और नेक के एक्रेडिटेशन कराने के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप कुछ उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको नेक ID पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। उस ID पासवर्ड से आपको आगे प्रोसीड करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करते हैं तो आपको IIQA फॉर्म भरना होगा। IIQA फॉर्म भरने की कुछ बेसिक क्राइटेरिया जो IIQA फॉर्म में मांगे जाएंगे आपसे, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा साइकिल ऑफ एक्रेडिटेशन, मतलब आप जो कॉलेज के एक्रेडिटेशन कराना चाह रहे हैं वो किस साइकिल में, तो आप नए हैं तो आप लिखेंगे फर्स्ट साइकिल। कॉलेज आपका, आपके कॉलेज का नाम क्या है, किस सिटी में अवेलेबल है, कॉलेज का एक्रेडिटेशन किस सिक्योरिटी बॉडी से है, जैसे AICT से है, NCTE से है या PCI से है, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या ऑटोनोमस कॉलेज है या ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, ये चीज़ आपको वहाँ पे मैंडेटरी मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपको देना होगा कि आपकी फैकल्टी की डिटेल क्या है, आपके कॉलेज जिसका आप नेक कराने जा रहे हैं उसकी आपकी वेबसाइट है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपको वेबसाइट तैयार करानी पड़ेगी। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको IIQA में देनी होगी। जैसे ही ये बेसिक इन्फॉर्मेशन IIQA फॉर्म में आप भरते हैं, आप इस राउंड को क्वालिफाई कर लेते हैं। और इस राउंड को क्वालिफाई करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप इसे इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि नेक के एक्रेडिटेशन प्रोसेस में जाने के पहले हमें 6 मंथ बिफोर तैयारी स्टार्ट कर देनी है। डेटा पहले से प्रिपेयर करके रखना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और तुरंत हम नेक की प्रोसेस में जाते हैं और डॉक्यूमेंट तैयार करके नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम फंस जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको 6 मंथ पहले प्रिपरेशन करनी है, डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करना है। तो हमने यहाँ IIQA का डिस्कस किया। IIQA करने के बाद आप सेकेंड राउंड में पहुँचते हैं। सेकेंड राउंड होता है हमारा एक्सटेंडेड प्रोफाइल। एक्सटेंडेड प्रोफाइल में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सटेंडेड प्रोफाइल में आपसे पूछा जाएगा कि आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा कितने कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। आपके यहाँ BCA भी चल रहा है, BBA भी चल रहा है, MSc भी चल रहा है, B.Ed भी चल रहा है, तो ये सारे कोर्सेज की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जो आप कॉलेज रन कर रहे हो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, ये डेटा आपको देना पड़ेगा। आप जो बच्चे एडमिशन्स लेते हैं तो उसमें रिजर्व कैटेगरी में आपके यहाँ कितनी सीट्स इन मार्क्ड हैं। सपोज करो कि 60 सीट्स हैं तो आप 50% जनरल को देते हैं, 30% OBC देते हैं। तो इस तरीके से क्राइटेरिया जो आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए वो आपको उसमें फिल करना पड़ेगा। आपके फाइनल ईयर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं करेंटली, वो डेटा आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। आपके यहाँ टीचर की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने टीचर्स हैं जो परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं या गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें देनी होगी। आपके यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने हैं, कॉलेज का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है। तो ये शॉर्ट समरी में आपको एक्सटेंडेड प्रोफाइल में देना होगा। अब जैसे ही हम सेकंड स्टेप की आपसे बात कर रहे थे, सबमिशन ऑफ SSR, तो SSR भरने के पहले आप क्या करेंगे, एक्सटेंडेड प्रोफाइल फिल करेंगे। जैसे ही आप एक्सटेंडेड प्रोफाइल फिल करते हैं तो आप नेट के जो 7 क्राइटेरियाज हैं उन 7 क्राइटेरियाज, तो 7 जो नेक के क्राइटेरियाज हैं उनसे पहले फिर से मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको टाइम लिमिटेशंस रहेंगी, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि आप अपना IIQA है उसे 15 डेज में आपको सबमिट करना है। उसके बाद SSR फिल करने के लिए आपको 45 डेज का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद SSR सबमिट करेंगे तो नेक के द्वारा DVV जनरेट होगा। वो DVV जनरेट होने के बाद 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा प्री क्वालिफिकेशन के लिए, और इसमें आप तभी क्वालिफाइड कर पाएंगे जब आप 25% SGS सिस्टम जनरेटेड स्कोर नेक से प्राप्त कर लेंगे।
यदि आप इससे कम स्कोर प्राप्त करते हैं तो आपका फेल्योर हो जाएगा और फिर से आपको IIQ प्रोसेस में मूव करना पड़ेगा। तो टाइम लिमिटेशंस रहती है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप नेक में एंटर होने के पहले आप 6 मंथ पहले अपनी तैयारी करके ही मूव करें, अदरवाइज आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले नेक्स्ट 7 क्राइटेरियाज की मैं बात कर रहा था। तो 7 क्राइटेरियाज के पहले हर क्राइटेरियाज में 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब आपको समझना ये है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। टोटल हमारा SSR है जो 1000 मार्क्स का होगा, जिसमें जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के मार्क्स होते हैं वो होते हैं 350, और जो हमारा क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 650। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो आप डेटा अपनी तरफ से फिल करके नैक को भेजते हो वो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंसीडर किया जाएगा। जैसे आपके यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितना आप एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं। तो ये जो भी डेटा आप प्रोवाइड करा रहे हैं नैक को, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या रहेगा आपका, उसमें आपसे क्वेश्चनरीज होंगी, उसके आपको आंसर देना होगा। आपके यहाँ सोलर एनर्जी अवेलेबल है या नहीं है, आपके यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट प्रेजेंट है या नहीं है, आप वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पर काम करते हैं या नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए आपकी क्या प्रोसेस है। तो जो हमारी नैक की पीयर टीम आती है वो इन्हीं पॉइंट्स पर स्कोर करती है। जो आपके 350 मार्क्स हैं वो नैक पीयर टीम के द्वारा दिए जाएंगे, और जो 650 मार्क्स हैं उन मार्क्स से जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो उस आधार पर मिलेगा कि जो डेटा आप अपने कॉलेज से भर के नैक टीम के पास भेजते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, अब ये सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, जो मैं 7 क्राइटेरियाज की बात कर रहा था। फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा क्यूरिकुलर एस्पेक्ट्स, सेकंड टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, थर्ड रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, फिफ्थ स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, सिक्स गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, सेवंथ इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 7 क्राइटेरियाज हैं। ये 7 क्राइटेरियाज में सारी चीज़ें हमारे कॉलेज में अवेलेबल होती हैं। कुछ चीज़ें हो भी सकता है कि जो अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें हम कैसे इम्प्रूव करें वो हम आगे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम आपको एक एक क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, किस क्राइटेरिया में आपको क्या डेटा फिल करना है, और मैं आपको ये समराइज वे में बताऊंगा। और जब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में एक एक क्राइटेरिया के जो भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे आपको डेटा तैयार करना है, कैसे डेटा फिल करना है, क्या डेटा में आपको प्रोवाइड कराना है। मैं एक एक क्राइटेरिया के लिए अलग अलग वीडियो आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं समराइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया है क्यूरिकुलर एस्पेक्ट्स। क्यूरिकुलर एस्पेक्ट्स में क्या है, आपके कॉलेज में एकेडमिक कैलेंडर किस तरीके से आप बनाते हैं, है या नहीं है, टाइम टेबल बच्चों का, क्लासेस का टाइम टेबल, बच्चों का सिलेबस, बच्चों को जो आप क्लासेस लेते हैं तो उनकी कोर्स फाइल, मिनी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, टीचर्स की प्रोफाइल, जो आपके यहाँ टीचर्स अवेलेबल हैं उनकी प्रोफाइल क्या है, आपके यहाँ जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है या नहीं है, एड ऑन सर्टिफिकेट प्रोग्राम, आप अपने कॉलेज में जो सिलेबस के अलावा है उसके अलावा कौन से आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे उनके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप हों। आप जेंडर, एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए आप बच्चों को कौन से कोर्सेज, कौन से प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं कॉलेज में, जिससे वो ये सारी चीज़ें समझें। और आपके कॉलेज का फीडबैक सिस्टम क्या है, आपके यहाँ टीचर्स क्लासेस लेने जाते हैं तो आप बच्चों से फीडबैक लेते हैं या नहीं लेते हैं, टीचर्स क्या फीडबैक देते हैं, आपके टीचर्स का फीडबैक क्या है, बच्चों का फीडबैक क्या है, ये सारे फीडबैक सिस्टम आपके यहाँ होने चाहिए। तो इन सारे पॉइंट से रिलेटेड डेटा आपसे मांगा जाएगा। जैसे मैं एक पॉइंट की बात करूँगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपका टीचर बच्चों का फीडबैक लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, तो आपको डेटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हाँ, हमारे यहाँ बच्चों से फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक लेने का सिस्टम ये है, इस तरीके से हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं, इस तरीके से उसकी स्कोरिंग करते हैं, फिर जो डिफिशियंसी आती है उसे हम इस तरीके से रिमूव करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कॉलेज में प्रैक्टिसेस हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन की कमी आ रही है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को हम इस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। अब हम सेकेंड क्राइटेरिया की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग एंड एवेल्यूशन। टीचिंग लर्निंग एंड एवेल्यूशन में आपको क्या डेटा देना है, आप समझिए, सुनिए। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या डेटा आपको रेडी करना है, आप केवल वही डेटा रेडी करते चलेंगे तो आप इजीली अपना कॉलेज का एक्रेडिटेशन करा लेंगे। और डेटा कोई इतना वेटेज नहीं है डेटा के कि जो आप प्रोवाइड ना करा सकें, केवल आपको डेटा तैयार करना है। तो हम टीचिंग लर्निंग एंड एवेल्यूशन में आपके यहाँ एडमिटेड स्टूडेंट कितने हैं, जो आपने रिजर्व कैटेगरीज में सीट रखी हुई थी उनकी अगेंस्ट आपके कॉलेज में कितनी सीट्स फिल की गई हैं बच्चों के द्वारा। सपोज करो आपने रखा था कि एससी कैटेगरी के लिए 10 सीट आपने रिजर्व की हुई थी, तो आपकी रिजर्व कैटेगरी जो 10 सीट्स थी, वो 10 सीट्स में से आपके कॉलेज में कितनी सीट्स भरी है वो आपको डेटा देना पड़ेगा। आपके यहाँ हर किस्म के बच्चे आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी रहते हैं, कम पढ़ने वाले बच्चे भी रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एडवांस लर्नर, स्लो लर्नर। तो यदि आपके यहाँ स्लो लर्नर्स हैं तो उनके लिए आप क्या प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे वो अच्छा बेटर कर सकें, उनमें इम्प्रूवमेंट है, तो उनके प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हम उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कराते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आपको स्कोर शीट देनी पड़ेगी कि हमने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, इतने बच्चे अच्छे लर्नर हैं, गुड लर्नर हैं, और ये बच्चे स्लो लर्नर हैं, तो वो आपको पूरा डेटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है। आपके यहाँ सपोज करो 500 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर्स आपके यहाँ उनकी टीचर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, जैसे कि एज पर द नॉर्म्स ऑफ यूजीसी, और हम यदि अदर बात करें अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, तो लगभग 20 और 25 और 30 मिनिमम मैक्सिमम ये रेशियो होना चाहिए पर टीचर पे, इतने स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आपका कहीं ना कहीं मार्किंग कम होगी। इसमें नेक्स्ट होता है कि आपके कॉलेज की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, आप स्मार्ट क्लासेस का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप स्मार्ट क्लासेस का यूज करते हैं तो प्रोजेक्टर यूज करते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आपके यहाँ बने हुई हैं, मेल का आप यूज़ करते हैं, तो आपकी मैथडोलॉजी क्या है टीचिंग की, वो आपको इसमें देनी पड़ेगी। स्टूडेंट मेंटर रेशियो क्या है, मेंटर स्टूडेंट रेशियो के लिए कि आपके क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर बच्चे पर एक मेंटर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, जो आपका क्लास टीचर हम बोलते हैं इसे, या क्लास मेंटर बोलते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए हर टीचर पर, जिससे टीचर उस बच्चे की हर तरीके से, चाहे वो एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, या हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या स्कॉलरशिप से लेके हो, या किसी तरह की ग्रीवेंसेस हो, तो वो मेंटर वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, मेंटेन करेगी। तो आपको लिस्ट देनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने इनके मेंटर से हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे आगे, आपके यहाँ फुल टाइम टीचर्स कितने हैं। यदि फुल टाइम टीचर्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ टीचर्स जो डॉक्टरेट हैं वो कितने हैं, वो आपको डेटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उनकी डिग्री देनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे, आपके यहाँ इंटरनल असेसमेंट सिस्टम क्या है, बच्चों की क्लासेस हो रही हैं, आप बच्चे को कैसे असेस करते हो कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। आप उनके क्लास टेस्ट कंडक्ट कराते हो, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो, आप उन्हें असाइनमेंट देते हो, तो आपको ये सारा डेटा अवेलेबल कराना पड़ेगा कि भाई मैं सीटी एग्ज़ाम कराता हूँ, क्लास टेस्ट कराता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ बच्चों को, उसके थ्रू एसेस करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसके बाद आपके जो कोर्सेज चल रहे हैं उनका कोर्स आउटकम क्या है, प्रोग्राम आउटकम क्या है, कि आपका कोई सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो उससे आउटकम निकल के क्या आ रहा है, तो वो आउटकम भी आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। इसके बाद पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, कितने बच्चों ने पास किया है। आपके यहाँ 500 बच्चे हैं, फाइनल ईयर में 500 में 400 ने पास किया है, मतलब 80% रिजल्ट। तो जितना आपका रिजल्ट बेटर होगा उतनी मार्किंग रैंक आपको अच्छी करेगा। इसके बाद स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री सर्वे एक मेजर पॉइंट है। इसमें होता क्या है कि आपके सारे बच्चों की मेल आईडीज होनी चाहिए, वो मेल आईडी पर नैक की टीम अपना क्वेश्चंस भेजेगा, सर्वे करेगा, और बच्चे मेल के थ्रू उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। वो क्वेश्चंस आपके एकेडमिक एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसको आपको पहले से प्रिपेयर करके चलना है कि बच्चों की मेल आईडी तैयार हो और वो मेल आईडी प्रॉपर मेंटेन हो, उनका ऑब्जर्वेशन में हो। तो ये आपका हुआ टीचिंग लर्निंग एंड एवेल्यूशन। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट आपको तैयार करने हैं।
कोई भी डेटा इसमें ऐसा नहीं है जो आपके पास अवेलेबल नहीं हो, सारा डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन आपको उसे सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है। अब हम थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं, रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशंस। थर्ड क्राइटेरिया में हम लोगों को क्या डेटा देना है, वो डेटा आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फंड फ्रॉम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली क्राइटेरिया के नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ रिसर्च की बात कर रहे हैं, कि आपके कॉलेज में रिसर्च का लेवल क्या है और क्या आप एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ कराते हैं अपने कॉलेज में। तो आप के यहाँ गवर्नमेंट से या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से आपको रिसर्च के लिए कितना फंड मिलता है, ये आपको डेटा देना पड़ेगा। उसके बाद आपको देना है कि आप अपने कॉलेज में हर साल कितने वर्कशॉप, सेमिनार कंडक्ट कराते हैं, फील्ड विजिट। ये सारी एक्टिविटीज़ ये शो करती हैं कि बच्चे के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर हम किस तरीके से एक्स्ट्रा स्किल्स तैयार करें, उसे किस तरीके से जॉब ओरिएंटेड बनाएं। तो आपके यहाँ जो भी वर्कशॉप हुई हैं, जो भी सेमिनार्स हुए हैं, गेस्ट लेक्चर्स हुए हैं, ये सारा डेटा आपको इस क्राइटेरिया में देना है। इसके बाद जो आपके यहाँ फैकल्टीज़ है, उसके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितने हैं। यदि आपके यहाँ रिसर्च वर्क चल रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है कि फैकल्टीज़ के पब्लिकेशंस भी होंगे, तो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितने हैं, ये डेटा आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आपके यहाँ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं, मतलब बच्चे एकेडमिक के साथ साथ एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व हैं। जैसे आपके यहाँ एड्स अवेयरनेस एक्टिविटी हुआ, या हम बात करें प्लांटेशन एक्टिविटी हुआ, हेल्थ एंड हाइजीनिक एक्टिविटी हुआ, रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आपके बच्चों की कनेक्टिविटी सोसाइटी से है या नहीं है। तो यदि आपके बच्चों की कनेक्टिविटी सोसाइटी से है, आप प्रोग्राम इवेंट कंडक्ट कराते हैं, तो उसके आपको पूरा डेटा देना होगा कि इतनी इतनी इस तारीख को हमारे यहाँ एड्स डे सेलिब्रेट किया गया, इसमें लोगों को अवेयर किया गया। उस इवेंट की आपको रिपोर्ट बना के देनी होगी। जो आपने इवेंट कंडक्ट कराया है उसके आपको जियो टैग फ़ोटो देनी होगी, जिसमें आपको टाइम और लोकेशन प्रॉपर मेंशन रहेगी। इसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि आपके कॉलेज ने अदर इंस्टीट्यूट से या इंडस्ट्रीज से कितने एमओयू साइन किए हैं। मतलब आपका कॉलेज है या आपके कॉलेज में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो दूसरे कॉलेजेस से उनका एमओयूज है, जिससे क्या है, नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जा सके वन टू एन अदर पर्सन। यदि बच्चे आपका एमओयूज इंडस्ट्री से है तो क्या होगा कि बच्चे इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने जाएंगे, इंडस्ट्री से कुछ सीख के आएंगे, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल होगा, वो जॉब के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। या आपका किसी दूसरे कॉलेज से एमओयू साइन है तो उस कॉलेज की फैकल्टीज़ आपके आएंगी या बच्चे आपके वहाँ जाएंगे, तो जो एक्टिविटीज़ है उनका क्या होगा, एक्सचेंज होगी, इंटरचेंज होगी चीज़ें एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं हम नई चीज़ें सीखेंगे। तो ये डेटा आपको देना होगा। फोर्थ क्राइटेरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। क्राइटेरिया के नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं और क्या लर्निंग रिसोर्सेज हैं। तो इस क्राइटेरिया में आपको देना होगा कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने हैं, लैब्स कितनी है, कंप्यूटर लैब कितने हैं, आपके यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए क्या प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए प्लेग्राउंड है या नहीं है, या जो इंडोर गेम है, चेस हुआ, कैरम हुआ, टेबल टेनिस हुआ, ये फैसिलिटीज आप अपने बच्चों के अवेलेबल कराते हैं या नहीं कराते। तो आपको पूरा डेटा देना पड़ेगा कि इतने नंबर ऑफ क्लासरूम है, इतने नंबर ऑफ सेमिनार हॉल्स हैं, हमारे यहाँ जिम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, योगा करने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इतने क्लासरूम्स हैं, सेमिनार हॉल्स हैं, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे पहले ही। और ये जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज़ आपके कॉलेज में अवेलेबल है, नंबर ऑफ वॉशरूम कितने हैं, गर्ल्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, गर्ल्स कॉमन रूम है, बॉयज़ कॉमन रूम है, एग्ज़ाम कंट्रोल रूम है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आपको डेटा अवेलेबल नेट को कराना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग रिसोर्सेज में। तो आपके यहाँ लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में बुक्स कितनी अवेलेबल हैं, बुक्स में ई जर्नल्स हैं या नहीं है, या आपके पास जो ई रिसोर्सेज का सब्सक्रिप्शन है या नहीं है। जैसे हम लोगों के यहाँ डेलनेट हम लोग रन कर रहे हैं अभी, जिसमें हमें बच्चों को ई जर्नल्स, ई बुक्स, कई सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आप अपने कॉलेज का जब एक्रेडिटेशन करा रहे हैं तो आपके यहाँ ई रिसोर्सेज की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें, जैसे आपका ई शोध गंगा हो गया,
शोधगंगा मेंबरशिप हो गई, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपके यहाँ है या नहीं है, ये डेटा आपको देना होगा। इसके बाद आप बुक्स परचेज करने में कितना एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपको डिटेल देनी होगी। आपके यहाँ कॉलेज में वाईफाई की फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है तो इसकी स्पीड कितनी है, आप 50 Mbps से ऊपर स्पीड दे रहे हैं या उससे कम स्पीड दे रहे हैं, तो वो डेटा आपको अवेलेबल कराना होगा। इसमें आपको बिल प्रोवाइड कराना होगा कि हमने इस एजेंसी से नेट की कनेक्टिविटी ली है और इसका इतना बिल आया हुआ है और इतनी स्पीड हमने कॉलेज में बच्चों को दे रखी है। इसके बाद आपका कॉलेज फिजिकल और एकेडमिक फैसिलिटीज़ पे कितना खर्च करता है, मतलब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कितना खर्च कर रहा है। एकेडमिक एक्टिविटीज़ में आपको देना पड़ेगा कि सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए कॉलेज कितना पैसा खर्च करता है, या हम कोई भी बच्चों की एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं उस पर कॉलेज कितना खर्च करता है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स की आपको डिटेल, ऑडिट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारा डेटा आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा नैक को कि इन एक्टिविटीज़ में हम इतना इतना पैसा खर्च करते हैं। इसके बाद आपके यहाँ मेंटेनेंस का सिस्टम क्या है कि कोई सपोज करो कोई प्रोजेक्टर आपके यहाँ ख़राब हो गया, तो क्या प्रोसेस है कि उस प्रोजेक्टर को सही कराने के लिए कि आप उसकी कंप्लेंट सबसे पहले किसके पास आप भेजते हैं, फिर उसे कौन अप्रूव करता है, फिर कैसे वेंडर के पास पहुंचता है, कितने दिन में सही होता है, मतलब एक आपके यहाँ चैनल क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो नैक ने कहा, जो नैक चीज़ें की रिक्वायरमेंट रखता है वही आपके यहाँ सिस्टम हो। आपका जो प्रोसीजर है आप अपने प्रोसीजर को वहाँ दिखाएंगे कि हमारे यहाँ ये प्रोसीजर है और नैक उसे कंसीडर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया हम बात करते हैं स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। क्राइटेरिया के नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट का सपोर्ट किस तरीके से इंस्टीट्यूट स्टूडेंट का सपोर्ट करता है उन्हें प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस बच्चों की वीक होती है, तो उसके लिए आपके कॉलेज में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है, उसका डेटा आपको देना पड़ेगा। दूसरा हुआ आपका कॉलेज अपनी तरफ से बच्चों को क्या स्कॉलरशिप दे रहा है, वो डेटा आपको प्रोवाइड कराना होगा। सॉफ्ट स्किल्स के लिए आप बच्चों को, कई बच्चे रूरल एरियाज से आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक होता है या बच्चे समझने में उन्हें डिले होता है, टाइम लगता है, तो आप उनके लिए सॉफ्ट स्किल्स की क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए उनके लिए आप क्या कराते हैं, आप जिम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए हुए हैं या नहीं, योगा फैसिलिटीज़ आपके पास है या नहीं है, ICT टूल्स आप प्रोवाइड कराए हैं, उनकी जो क्लासेस हैं वो प्रोजेक्टर्स पर हो रही हैं या नहीं हो रही, तो ये सारा डेटा आपको इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद है कि आपके इंस्टीट्यूट द्वारा बच्चों के गवर्नमेंट एग्ज़ाम या प्राइवेट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए या कैरियर काउंसलिंग करने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं। तो आपको देना होगा कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करने के लिए हम सेमिनार कंडक्ट कराते हैं या हम कॉलेज कि कोर्स करिकुलम के अलावा 1 घंटे या 2 घंटे की क्लासेस रन करते हैं, इससे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताया जाए और उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए कि आपको कैसे मूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों के कई सारे ग्रीवेंसेस होते हैं कॉलेज में, एंटी रैगिंग सेल है, ग्रीवियंस सेल है, वुमेन एम्पावरमेंट सेल है, तो ये सारी सेल आपके कॉलेज में होना मैंडेटरी है, क्योंकि बच्चों के जब ग्रीवेंसेस आएंगे तो ग्रीवेंसेस को सॉल्व कौन करेगा, ये सेल सॉल्व करेंगे। तो आपको देना पड़ेगा कि हमारे कॉलेज में ये सारी सेल्स हैं, बच्चों के जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं वो ग्रीवेंसेस इन सेल के द्वारा इस चैनल के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके यहाँ बच्चों का प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है, कि फाइनल ईयर में 100 बच्चे पास आउट हुए तो 100 में से कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो आपको बच्चों की लिस्ट देनी होगी, उनके ऑफर लेटर देने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपके यहाँ से बच्चे जो पास आउट हुए हैं, सपोज करो कि बच्चा BSc करके निकला तो उसने हायर एजुकेशन में कहाँ एडमिशन लिया है, तो वो आपको डेटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि बच्चे ने हमारे यहाँ से 100 बच्चों ने BSc किया, इसमें से 50 बच्चों ने MSc में इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, तो आपको उसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि कोई ए स्टूडेंट्स अभी इस कॉलेज से पढ़ा है, उसके बाद उसने अनदर कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसका ये ID कार्ड, तो ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद आपके कितने बच्चे एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद गेट, स्लेट या आपका टफल, सिविल सर्विसेज, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो डेटा आपको यहाँ देना पड़ेगा। इसके बाद है कि आपके बच्चों को स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, कितने अवार्ड मिले हैं, वो डेटा आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि हमारे बच्चों ने यूनिवर्सिटी लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट करने के बाद
बच्चों को ये अवार्ड्स मिले हैं, वो डेटा आपको यहाँ प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके बाद आपके कॉलेज में एलुमनाई एसोसिएशन है या नहीं है, तो आपके यहाँ एलुमनाई एसोसिएशन होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको एलुमनाई एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा सोसाइटी में, और उसमें कहीं ना कहीं फंडिंग होनी चाहिए कि आपके यहाँ से जो एलुमनाई पास आउट हुए हैं वो कहाँ, वो कॉलेज के वेलफेयर के लिए कितना फंड दे रहे हैं या एक्टिविटीज़ के लिए क्या फंड की अवेलेबिलिटी है, और जो उनके जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या वेलफेयर्स करते हैं, क्या मीटिंग्स होती हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में हम बात करते हैं तो इसमें हमारे कॉलेज का विज़न क्या है, मिशन क्या है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपका डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है या नहीं है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि नंबर ऑफ कमेटीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ की अलग अलग सेल होनी चाहिए, एकेडमिक कमेटी होना चाहिए, स्टूडेंट सेल होनी चाहिए, SC ST सेल होनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट सेल होना चाहिए, एंटी रैगिंग सेल होना चाहिए, मतलब वेरियस कमेटीज़ होनी चाहिए कि कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो कमेटी सॉल्व करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम कॉलेज की आती है तो एक बंदा बैठा है, प्रिंसिपल बैठा हुआ है, वो ही सॉल्व करेगा, या रजिस्ट्रार बैठा हुआ है वही सॉल्व कर। तो वर्क डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो ये आपको पूरा डेटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतनी कमेटीज़ हैं, इतनी सेल हैं, इस तरीके से काम करती हैं। इसके बाद आपके कॉलेज की पॉलिसीज़ क्या है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ के लिए हो या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हो, आपकी कॉलेज की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। कॉलेज हैंडबुक होना चाहिए कि हम अपने कॉलेज के स्टाफ को इस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो। हम किस तरीके से कॉलेज के टीचर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हम एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं उनके इन्हेंसमेंट के लिए। तो कॉलेज FDP प्रोग्राम कराता है या नहीं कराता है, ठीक है। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है या नहीं कराई जाती है। तो आपको पूरा डेटा देना होगा कि इस वर्ष हमारे कॉलेज के द्वारा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इस तरीके से सेमिनार, इस तरीके से संगोष्ठी कराई गई, तो उसके आपको बेनिफिट्स लिखने पड़ेंगे, कितने लोग प्रेजेंट रहे वो आपको डेटा अवेलेबल कराना पड़ेगा। इसके बाद कॉलेज फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ के वेलफेयर के लिए क्या पॉलिसीज रखता है वो आपको देना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट। इसके बाद किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट करता है कॉलेज, कोई फैकल्टी सेमिनार के लिए जाती है, कॉन्फ्रेंस के लिए जाती है, तो कॉलेज सेमिनार कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाली फैकल्टीज़ को फंड प्रोवाइड कराता है या नहीं कराता है, यदि कराता है तो कितना अमाउंट प्रोवाइड कराता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैंडबुक में होनी चाहिए। तो आपको डेटा देना होगा कि नंबर ऑफ फैकल्टीज़ इस साल हमारे यहाँ सेमिनार अटेंड करने गई और उसे कॉलेज के द्वारा फंड प्रोवाइड कराया गया। इसके बाद इस क्राइटेरिया में पूछा जाएगा कि आपसे आपके यहाँ अप्रेजल सिस्टम क्या है। किसी फैकल्टी की सैलरी 10,000 रुपये है तो नेक्स्ट ईयर उसकी कितनी होगी, मतलब किस तरीके से फैकल्टी की सैलरी का अप्रेजल किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, और क्या क्राइटेरिया रखे जाते हैं अप्रेजल करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देनी पड़ेंगी। इसके बाद आपके कॉलेज का इंटरनल और फाइनेंशियल ऑडिट सिस्टम क्या है, कि आप जितना इनकम है, जितना एक्सपेंडिचर है, उसको आप किस तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली ऑडिट कराते हैं। जनरली CA से हम लोग ऑडिट कराते हैं, लेकिन आपको इंटरनल ऑडिट कराने का सिस्टम क्या है। आपके कॉलेज में IQAC सेल का होना मैंडेटरी है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। इस सेल का मतलब होता है कि कॉलेज के वेलफेयर के लिए या चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, इसमें हम किस तरीके से वेलफेयर कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ IPAC कमेटी है वो इस तरीके से मीटिंग कंडक्ट करती है, मीटिंग में इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। तो आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग देने पड़ेंगे कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें इस नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये काम करना है, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपने किया या नहीं किया, उसका आउटकम वो भी आपको रिपोर्ट में देना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो होता है इंस्टीट्यूशनल
वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसमें जितने भी फिजिकल रिसोर्सेस हैं उनकी बात की जाती है कि हमारे कैंपस का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहे, उसके लिए आप क्या प्रैक्टिसेस करते हैं। तो आपसे इसमें पूछा जाएगा आपके यहाँ सोलर एनर्जी का यूज होता है या नहीं होता है, एलईडी बल्ब का आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो, सेंसर बेस्ड एनर्जी सिस्टम है कि हम रूम से बाहर निकले और सारी लाइट्स ऑन है तो ऑन ही रहेंगी, और एक सिस्टम होता है कि हम रूम से बाहर जैसे ही बाहर निकलते हैं सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो इस सिस्टम का आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो। आपके यहाँ वेस्ट मैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, आप ई वेस्ट कलेक्ट करते हो या नहीं करते हो, हैजार्ड्स वेस्ट कलेक्ट करते हो या नहीं करते हो, सॉलिड वेस्ट को आप कलेक्ट करते हो या नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आप कलेक्ट करते हो तो क्या प्रोसेस है, आपसे इसमें जियोटैग फ़ोटो मांगी जाएंगी। आपने कहा कि हाँ हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट आपने कॉलेज में कहाँ बनाई हुई है उसकी आपको फ़ोटो देनी पड़ेगी। आपके यहाँ सोलर एनर्जी है तो आपको सोलर एनर्जी की जियोटैग फ़ोटो देनी पड़ेगी, हमारे कॉलेज में सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देनी पड़ेंगी। इसके बाद वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज़ क्या है, मतलब जितनी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारे इसमें डिस्कस किए जाएंगे कि आप वाटर को कैसे कंजर्व करते हो। तो बारिश होती है तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो कि नहीं करते हो। इसके बाद बोरवेल है आपके यहाँ नहीं है, ओपन वॉल डिस्चार्ज है या नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक वॉन्ट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ है या नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमारे यहाँ वाटर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, तो आपको उसकी फ़ोटोज़ भेजनी पड़ेगी, जियोटेक फ़ोटो भेजनी पड़ेगी कि हाँ हमारी हाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव, मतलब अपने कैंपस को हरा भरा रखने के लिए आपके साथ पास क्या इनिशिएटिव रखते हो। आप व्हीकल्स को बैन किए हुए हो, प्लास्टिक को बैन किए हो, या जितने भी हमारे बैटरीज वाले व्हीकल्स हैं उन्हें आप कैंपस में अलाउ किए हो, मतलब किसी तरीके से हम पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करें। तो वो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके कैंपस में है, तो आपके इसके भी आपको फोटोग्राफ भेजने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा कि आपके यहाँ एनर्जी ऑडिट होता है या नहीं, ग्रीन ऑडिट होता है नहीं। हर कैंपस में हर कॉलेज को ग्रीन ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, ये जो बाहर एजेंसीज हैं वो ये ऑडिट करती हैं, तो आपको ये ऑडिट कराना पड़ेगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो डिसेबल्ड फ्रेंडली बैरियर्स, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए आपके पास क्या फैसिलिटीज़ है, लिफ्ट है, रैंप है, या साइन स्पॉट्स, लाइट, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ह्यूमन असिस्टेंस, रीडर, स्क्राइबर, ये सारी फैसिलिटीज़ आप उन बच्चों को प्रोवाइड करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। तो इसमें आपको ये डेटा पूरा देना पड़ेगा कि हाँ हमारे यहाँ ये फैसिलिटीज़ है, हमारे यहाँ रैम भी है, हमारे यहाँ लिफ्ट भी है, यहाँ हमारे यहाँ साइन पोर्ट्स भी हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स भी हैं, डिसेबल्ड फ्री वॉशरूम भी हैं, डिसेबल्ड फ्रेंडली वॉशरूम भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देनी पड़ेगी। तो मैं जो भी पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि कैंपस में हारमोनी बनाने के लिए आप कौन से इवेंट कंडक्ट कराते हैं, कौन से आपके कल्चरल इवेंट होते हैं, रीजनल इवेंट होते हैं, कम्युनिकल इवेंट्स कराते हैं आप। तो ये आपको इवेंट्स का डेटा देना पड़ेगा। इसके बाद टीचर्स के अंदर या स्टाफ के अंदर प्रॉपर हारमोनी रहे या स्टूडेंट्स के अंदर हारमोनी रहे, तो इसके लिए आप कौन सी इवेंट कंडक्ट करते हो। तो आप कह सकते हो 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, होली सेलिब्रेशन हुआ, लोहरी हुआ। ये आप मतलब जो इवेंट के थ्रू आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हम इस तरीके से इवेंट को कंडक्ट करते हैं, इससे हम लोगों के बीच में आपस में प्रॉपर हारमोनी रहे, किसी तरह की कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। इसके बाद आप अपने टीचर्स और स्टाफ के कोड ऑफ कंडक्ट आपसे मांगे जाएंगे कि आपके टीचर और स्टाफ का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा कि आप नेशनल और इंटरनेशनल कितने इवेंट्स अपने कॉलेज में कंडक्ट कराते हो। तो आप बता सकते हो उसमें महात्मा गांधी जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, जो भी फेस्टिवल आप कंडक्ट करा रहे हो उनकी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जो एक्टिविटीज़ आप करा चुके हो वो सारी एक्टिविटीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में देनी है, आपको एक्टिविटीज़ का सर्कुलर देना होगा कि सर्कुलर इस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने के लिए कॉलेज के द्वारा ये सर्कुलर निकाला गया, इतने लोग पार्टिसिपेट्स हुए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये जियोटैग फोटोग्राफ्स हैं और ये इवेंट की रिपोर्ट है, और जो भी न्यूज़ में पब्लिश हुआ वो डेटा आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ अवेलेबल कराना होगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा
आपके कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब 2 क्राइटेरिया कौन से ऐसे हैं जिनमें आपका कॉलेज बहुत बेस्ट कर रहा है। तो हम जैसे कह सकते हैं हमारे कैंपस में ग्रीन इनिशिएटिव बहुत है, अप्रॉक्स लगभग हम बात करें तो 5000 से ऊपर प्लांट्स है, तो हम कह सकते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको 2 प्रैक्टिस देनी है। या आप ई सिस्टम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ सारी लाइब्रेरी है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है या एकेडमिक वर्क है, सब ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। तो ये कोई भी 2 प्रैक्टिस जो आपके कॉलेज में बहुत अच्छी हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो ये सारे क्राइटेरिया के बारे में हमने समरी वाइज डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम एक एक क्राइटेरिया के एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट पर प्रॉपर आपको नेट को क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं, कैसे आप प्रोवाइड कराएंगे, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि हम क्राइटेरिया 1 किस तरीके से तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच।